कैसे हैं आप सब। मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने मौलिक अधिकार पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया है। अब हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। इसमें आपकी लूसेंट सीरीज चल रही है, जिसमें हम लूसेंट के पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखें, स्किप मत करें। पहले आप पूरे वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नहीं पसंद आता है तो कम से कम आप इसको देखिए, फिर आप डिसाइड करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है, ठीक है, जिसमें से आपके 5 आर्टिकल आते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है। कौन सा? 19, 20, 21 और 21A और 22। चलिए, अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। कितने तरह की स्वतंत्रता का? 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। अब सिर्फ 6 हैं। अनुच्छेद 19 वन संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे। वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 हैं। अब 19 जो है उस आर्टिकल के तहत भी जो है तो सब आर्टिकल हैं। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, F तो संपत्ति का अधिकार था और G है। 19(1) में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, और 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता, और 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। और 19G क्या है? कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको एक ट्रिक्स याद कराती हूँ। ये आर्टिकल देखिए, सबसे पहले व्यक्ति को क्या चाहिए? बोलने की स्वतंत्रता चाहिए, जिससे वो बोल सके, ठीक है। तो सबसे पहले उसको बोलने की स्वतंत्रता चाहिए। वो बोला, जब वो बोलेगा तो एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति, 2 व्यक्ति से 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति से 4 व्यक्ति, उसकी आवाज़ लोगों तक जाएगी। जब लोगों तक जाएगी तो लोग इकट्ठा होंगे तो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, सबसे पहले उसे वो बोलेगा। जब बोलेगा तो 4 लोगों के साथ बोलेगा तो एक सभा इकट्ठी होगी और वो बिना हथियारों की होगी, ठीक है। अब 19C में क्या है? जब सभा एकत्रित होगी तो एक संघ बन जाएगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग होंगे तो ये संघ बन जाएगा। अब जब संघ बन गया तो वो जो व्यक्ति है उसको देश के किसी भी क्षेत्र में, मतलब संघ बन गया। पहला तो वो बोला तो सभा इकट्ठित हुई, सभा इकट्ठी हुई तो संघ बना। अब संघ बनने के बाद वो देश है, स्वतंत्र है भाई, तो एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी जा सकता है। अब जब कहीं भी जाएगा वो व्यक्ति तो उसको निवास करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ना, तभी तो वो रहेगा। जैसे मैं एक राज्य से दूसरे राज्य, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ गई, तो छत्तीसगढ़ में मुझे रहने का स्थान तो चाहिए। तो उसे वो एक जगह से दूसरी जगह गया तो वहाँ उसे रहने की जगह चाहिए, तो रहा। और रहने के लिए हमेशा अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं, उसके लिए आपको व्यापार और जीविका चाहिए ना, तो उसका व्यापार और जीविका चला। तो सबसे पहले क्या बोला, यानी 19(1)A। फिर लोग इकट्ठा हुए, सभा बनी 19B। फिर उसके बाद संघ बना C। फिर उसके बाद D, वो आवागमन किया, एक जगह से दूसरी जगह गया। फिर उसके बाद क्या है? ई में उसका जो है निवास किया। अब निवास किया, फिर उसके बाद खाना पीना खाने के लिए उसे कुछ व्यापार चाहिए, तो ई आ गया, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1) के ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। बी में शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में आवागमन की स्वतंत्रता, और ई में निवास और बसने की स्वतंत्रता, और एफ में जो है तो व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आई होप आप सभी को ये याद हो गया होगा। आप 1-2 बार यही ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस यानी जो आपका समाचार पत्र होता है उसकी स्वतंत्रता 19(1)A में आती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। हमारा संविधान इतना मतलब अच्छी तरीके से बनाया गया कि जो लोग अपराध करते हैं उनके लिए भी संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 19 में क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद 20 में जो है तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसको आप याद करिएगा। इसके अंदर डिटेलिंग दी गई है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि आर्टिकल 20 में किसका वर्णन किया गया, तो आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए।
अब इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ 1 बार सजा मिलेगी। मैं इसको बता देती हूँ, इसमें क्या क्या बात कही गई है आर्टिकल 20 के तहत, कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो अपराध करता है, ठीक है, एक अपराध, कोई अपराध किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने किसी का मर्डर किया, तो उस मर्डर के लिए जो है तो उसे सिर्फ और सिर्फ 1 ही बार सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो बार बार 1 बार 2 बार 3 बार एक अपराध के लिए उसे बार बार सज़ा मिलेगी। तो पहली चीज़ ये बोली गई। दूसरा चीज़ बोला गया कि अपराध करते समय जो कानून बना था उसी अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। जैसे अपराध किया, मर्डर करते टाइम जो मतलब मर्डर जब उसने किया उस सन में जो उस मर्डर के लिए अपराध के लिए सज़ा थी उसी सज़ा से उसे जो है तो उसको सज़ा दी जाएगी। मतलब वही जो कानून है उसी से उसको सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर 2019 में उसने मर्डर किया और उसका केस कंप्लीट होते होते 21 लगे तब तक में कोई और कानून बन गया तो उस कानून के माध्यम से उसे सज़ा नहीं मिलेगी। जिस टाइम पे उसने किया उस समय जो कानून था उसके अनुसार मिलेगा। और तीसरी बात बोली गई, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कि आप किसी भी व्यक्ति को जिसने अपराध नहीं भी किया है तो आप उसे डरा धमका के बुलवाओ कि मैंने अपराध किया है, तो ऐसा नहीं होगा। 3 चीज़ें क्या क्या बोली गई हैं कि एक ही अपराध के लिए बार बार सज़ा नहीं मिलेगी। दूसरा, अपराध करते समय जो कानून है उसी कानून से सज़ा मिलेगी। तीसरा, कि व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसको अगर उसका प्राण और उसके व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी जो खुद की स्वतंत्रता है, उसको सिर्फ एक कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसी के माध्यम से आप उसको वंचित कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अब आप किसी व्यक्ति का प्राण लेंगे तो कानून की कोई प्रक्रिया होगी, उसने कोई गलती किया होगा, अपराध किया होगा, उसी के अनुसार कानून में जो प्रक्रिया दी होगी उसी के अनुसार आप उसकी जान ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी किसी भी टाइम और बिना किसी कानून के ऐसा कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराएं। ये भी आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 21 में बहुत सारी स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, हालांकि इसमें ज़्यादा दिया नहीं है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी, लेकिन इसके अंदर आपको रोजगार का भी अधिकार है, जीवन जीने का भी अधिकार है, नींद का भी अधिकार है, बहुत सारे अधिकार हैं। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की स्थापना कब हुई? तो 2000 मतलब अधिनियम कब बना? 2010 में। स्थापना कब हुई? तो 2010 में, अक्टूबर 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। उसके अलावा 4 अन्य पीठें भी हैं, कोलकाता में है, पुणे में है और भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। आप याद रखिएगा इसको ऐसे 4 डायरेक्शन में कि बीच में क्या है? भोपाल है। उसके अलावा अगर इधर याद करेंगे तो आपको पता है कि पूर्व में कोलकाता आ जाता है और दक्षिण में चेन्नई आ जाएगा और यहाँ पे पुणे आ जाएगा। तो आप एक बीच का बस भोपाल याद रखिएगा, बाकी आपको याद हो जाएगा। किनारे में आता है कोलकाता, फिर इधर आ जाएगा आपका वही पुणे और लास्ट में दक्षिण की तरफ चेन्नई। और राष्ट्रीय न्यायी हरित न्यायाधिकरण किस लिए है? पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। अब आर्टिकल 21A क्या आता है? आर्टिकल 21 का इसमें क्या बोला गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। यानी कि सरकार क्या करेगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। और कब, किस संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ये क्वेश्चन बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कब अनिवार्य शिक्षा दी गई निःशुल्क? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। अब आर्टिकल 22 में क्या बोला गया कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण।
मतलब कुछ दशा में अगर गिरफ्तारी होती है तो उसमें भी संरक्षण दिया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। अगर कोई व्यक्ति को मनमाने ढंग से अगर जेल में बंद किया गया है तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता होगी। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा कि भाई तुमने मुझे जेल में बंद क्यों किया। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। आने जाने के समय को छोड़ दीजिए, लेकिन 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। तीसरा, अपने पसंद के वकील से जिसे गिरफ्तार किया गया उससे सलाह लेने का अधिकार होगा। तो आर्टिकल 22 में क्या क्या बात कही गई है? पहला तो उसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। तीसरा जो है वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। तो स्वतंत्रता के अधिकार में कितने आर्टिकल हैं? 5 आर्टिकल 19 में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। मैं आपका रिवीजन करा देती हूँ। तो 19(1) के में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। बी में बिना हथियारों के सभा एकत्रित करने की स्वतंत्रता। सी में जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में जो है तो आवागमन की स्वतंत्रता। एक पॉइंट सिर्फ याद किए, आपको याद हो जाएगा। और ई में जो है तो क्या है? निवास करने की स्वतंत्रता। और आपका एफ नहीं है, जी में जो है तो आवागमन वो व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है। अब आपका आ गया आर्टिकल क्या? 20। तो आर्टिकल 20 क्या है? तो अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21 क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 21A जो है तो शिक्षा का अधिकार है, उसमें बताया गया है। और 22 में जो है तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। आपका एक आता है निवारक निरोध। निवारक निरोध, तो निवारक निरोध क्या है? अगर किसी व्यक्ति पर हमें आशंका होती है कि ये व्यक्ति जो है ये व्यक्ति जो है ये कोई व्यक्ति है और ये हमारे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर कुछ नुकसान करना चाहता है, तो हम इसे अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लेते हैं, तो उसको निवारक निरोध कहा जाता है। ठीक है, ये यही चीज़ें लिखी गई हैं, तो ये यही है। उसके अलावा जो है तो अब आपका आ जाता है क्या? आर्टिकल इसमें शायद थोड़ा सा गलत तरीके से वो ऐड हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है, फिर भी हम पढ़ते हैं। शोषण का विरुद्ध अधिकार आता है। पहला आर्टिकल समानता का अधिकार, दूसरा ये स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार में क्या है? आर्टिकल 23 है, जिसमें मानव के दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध है। ठीक है, किसका? मानव जो है, मनुष्य जो है, उसका अगर दुर्व्यापार होता है और बच्चों से श्रम लिया जाता है तो उसका प्रतिषेध है। इसके अंतर्गत क्या बात कही गई है कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी और इसी प्रकार अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया जाएगा, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय है। यानी अगर आप किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री करते हैं, उसे बिना श्रम के काम करवाते हैं या जबरदस्ती काम करवाते हैं, तो वो दंडनीय होगा। ये बात आर्टिकल 23 के तहत की गई। तो आप मेन चीज़ें तो यही याद रखेंगे कि मानव के दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध। हाँ, ये है कि ज़रूरत पड़ने पर आप राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य कर सकते हैं। आर्टिकल 24 में क्या है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। क्या है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अब आप याद, इसके अंदर क्या कही गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो यानी कि बोला गया है कि 14 वर्ष का जो कम उम्र का बच्चा होगा, इसे किसी कारखाने में, खान में या जहाँ पर उसी के लिए जोखिम, वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। आप याद रखेंगे 14 मतलब 24 में क्या है? 14 24 एक सेम लगते हैं ना। तो 24 में, आर्टिकल 24 में क्या है कहा गया है? आर्टिकल 24 और 14 यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आपको इतना तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में जो है आर्टिकल 25 से 28 तक है, जिसमें आपको जो है तो धर्म के बारे में बात कही गई है। तो आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है मैं आपको बता देती हूँ, नीचे है थोड़ा सा। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसका? अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में आपको आर्टिकल 25 में बताया गया है।
कि हमको किस भगवान के बारे में मतलब पूजा करनी है, उनकी उपासना करनी है, उनका व्रत करना है, उनका कैसा प्रचार करना है, ये सब आर्टिकल 25 में है। आर्टिकल 25 में धर्मांतरण शामिल नहीं है कि आप अपने धर्म के बारे में लोगों से बता सकते हैं, लेकिन उनका धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं कि आप हिंदू धर्म अपनाओ, ईसाई धर्म अपनाओ, मुस्लिम धर्म अपनाओ, ऐसा नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपना सकते हैं, व्रत उपासना जो करना है करिए, लेकिन आप उसका धर्मांतरण नहीं करा सकते। हाँ, किसी व्यक्ति की खुद की इच्छा है तो वो कर सकता है, बाकी आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 हो गया। और आर्टिकल 26 में क्या है? आर्टिकल 26 में बोला गया है कि आप किसी भी, जैसे कि किसी भी धर्म से संबंधित कोई भी आपको ज़मीन लेनी है या उस धर्म से संबंधित कुछ उपाय करने हैं, कुछ मैनेजमेंट करना है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में ये बताया गया है इसमें। आर्टिकल 27 में क्या है? तो आर्टिकल 27 में है, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। यानी कि कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मेन चीज़ें ये बोली गई हैं कि किसी धर्म को बढ़ाने के लिए धर्म के नाम पर कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 28 क्या है? राज्य विधि से पूर्णतः पोषित, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बालात सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है, लेकिन मैं इजी लैंग्वेज में इसको समझा दूं तो इसका अर्थ ये है कि अगर सरकार के द्वारा कोई भी स्कूल खोला जाता है तो उसमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही किसी धर्म को सुनने के लिए ज़बरदस्ती किया जाएगा या उनको बाध्य किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल इसका रिवीजन करा देती हूँ। आर्टिकल 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार, बालात श्रम, खरीद बिक्री पर रोक है। आर्टिकल 24 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और जोखिम भरी चीज़ में उनको काम नहीं ले जा सकता है। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आपको पता है कि 25 से 28 तक है, जिसमें आर्टिकल 25 में बोला गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26 में बोला गया है कि कोई भी आप धर्म से संबंधित शिक्षा संस्थान, धर्म से संबंधित शिक्षा संस्थान या कुछ भी आप बोल सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। 26 में बताया गया। 27 में कर देने से, धार्मिक नाम पर कर देने से को बाध्य नहीं किया जाएगा या कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। 28 में बोला गया है कि सरकार द्वारा कोई भी अगर शिक्षा संस्थान खोला जाता है तो उसमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब आपका ये पूरा कंफर्म होता है। अब एक है आपका संस्कृति और क्या बोलते हैं, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में है। तो आर्टिकल 29 में क्या बोला गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग जो कम संख्या में है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है, उस अल्पसंख्यक को अपनी भाषा को, लिपि को, संस्कृत को वो सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, और कोई भी शैक्षिक संस्था है उसमें ये नहीं बोला जाएगा कि तुम ये इस भाषा के हो, इस जाति के हो, इस धर्म के हो, इस संस्कृति को मानने वाले हो तो तुम्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक, वो प्रवेश दे सकता है। तो आर्टिकल 29 में जो है तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है। किसके? अल्पसंख्यक वर्ग को हितों का संरक्षण है। अब आर्टिकल 30 में क्या है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपने पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसको अनुदान भी देगी। ठीक, तो आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। 30 में क्या है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार होगा। ये आपके सारे आर्टिकल ख़त्म होते हैं। एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो वो आर्टिकल और उसके अंतर्गत कई सारे रिट दी गई हैं, तो वो कल पढ़ाऊँगी मैं आपको। बाकी आज की ये सारी क्लासेस कंप्लीट होती हैं। आप इसके सारे आर्टिकल को एकदम रट लेंगे और इसका टाइम टू टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको ये सब याद रहेंगी। थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन मैंने इसको आसान बनाने की कोशिश की है।
प्लीज़ आप इसको रिवीजन करिएगा और जो भी जहाँ भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।